हेलो गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल बेसिल ट्यूटोरियल पर। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स वेरियस मॉडल्स। क्योंकि ये क्वेश्चन बीएससी फाइनल ईयर के लास्ट 5 ईयर के पेपर्स में कम से कम 6 बार आ चुका है। इस वजह से अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पहला जो नाम होगा वो है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा नाम है बायो मेम्ब्रेन, तीसरा है प्लाज्मा लेमा और यूनिट मेम्ब्रेन। इसके अलावा भी कई नाम हैं, लेकिन जनरली एग्ज़ाम्स में इन नामों से पूछा जाता है। साथ में प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म किसने दिया या इसको और किस नाम से बोलते हैं, तो उन दो साइंटिस्ट के नाम याद रखना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला जो टर्म था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो दिया था क्रैमर एंड नागेली ने। इन दो साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन टर्म दिया था। और जो दूसरा नाम है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है प्लाज्मा लेमा, जो कि जे.के. प्लावर ने दिया था। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो हम वो पढ़ेंगे अकरेंस में। अकरेंस का मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ पाई जाती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके सेल्स हैं उन सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट थिंग जो हमको पढ़ना है इसमें वो है कि कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी किन चीज़ों से हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेनली दो कंपोनेंट से बनी है। पहला है लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन। जो लिपिड्स होते हैं उनके साथ एक फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, इस वजह से हम उनको फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। साथ में प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन को टुगेदर लिपोप्रोटीन बोलते हैं। मीन्स लिपोडेनस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर। टोटल सेल वॉल जो सेल मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। हमें इसकी थ्री मेन प्रॉपर्टीज़ वो याद रखनी होंगी, क्योंकि अगर हमको ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होंगी तो हम इसके मॉडल्स को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहली जो प्रॉपर्टी इसमें ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होनी चाहिए वो वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल कंटेंट के लिए परमिएबल होनी चाहिए, सिलेक्टिवली परमिएबल होनी चाहिए। मतलब ये वाटर सॉल्यूबल कंटेंट को भी और फैट सॉल्यूबल कंटेंट को भी अपने थ्रू जाने दे। दूसरा है वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो, मतलब प्रोटीन का और फॉस्फोलिपिड का रेशियो होना चाहिए कुछ ना कुछ डेफिनाइट अमाउंट में। तीसरा है डायनामिक इन नेचर। डायनामिक इन नेचर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा तो अपने से बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को अंदर आने या जाने दे सकती हैं, तो ये उसके फ्लेक्सिबल नेचर को डिनोट करता है। ये 3 प्रॉपर्टी जो हैं, परमिबिलिटी, सिलेक्टिवली परमिबिलिटी, वेरिएबल प्रोटीन टू फॉस्फोलिपिड रेशियो एंड डायनामिक नेचर। ठीक है, ये तीनों याद रखनी होंगी तभी मॉडल समझ में आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो लिपिड मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो 2 पार्ट का बना हुआ होता है। पहला होता है उसका हेड और दूसरा होता है उसका टेल। ठीक है, तो जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है और जो ग्लिसरॉल होता है वो एक्चुअली वाटर सॉल्यूबल कंटेंट होता है। और वाटर सॉल्यूबल कंटेंट होने के कारण ये हाइड्रोफिलिक होगा, क्योंकि ग्लिसरॉल पानी में घुल जाता है तो ये हाइड्रोफिलिक होगा। और जो भी कंपाउंड हाइड्रोफिलिक होता है वो नॉर्मली पोलार होते हैं। ठीक है, तो जो लिपिड पार्ट होगा उसका जो हेड होगा वो ग्लिसरॉल का बना हुआ होगा, जो कि हाइड्रोफिलिक और पोलार होगा। बात अगर हम टेल की करते हैं तो जो टेल होगी वो हाइड्रोफोबिक होगी, क्योंकि वो फैटी एसिड की बनी है। फैटी एसिड जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते, वाटर को अपोज करते हैं, इस वजह से वो हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे। क्योंकि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड नॉन पोलार होते हैं नेचर में, तो जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर हो जाएगी। लेकिन अगर हम टोटल लिपिड मॉलिक्यूल को देखें तो टोटल लिपिड मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर को शो कर रहा है। मतलब वो 2 अलग अलग नेचर को एक साथ शो कर रहा है लिपिड मॉलिक्यूल। तो ऐसे नेचर को बोलते हैं एम्बीपैथिक नेचर। एम्बी मतलब दोनों, जो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर दोनों को शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं तो जो प्रोटीन जो लिपिड्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऐसे प्रेजेंट होते हैं। लिपिड्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फॉस्फोलिपिड फॉर्मिंग बाय लेयर, मतलब 2 लेयर बना के लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो है हमको सर्कल दिखाई दे रहा है, ये ग्लिसरॉल, ये हेड होता है का लिपिड का, और ये जो 2 टेल दिखाई दे रही हैं ये फैटी एसिड होती है। ठीक है, तो हम यहाँ बोल रहे थे जो लिपिड होता है वो फॉस्फोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मतलब लिपिड के साथ एक फॉस्फोरिक ग्रुप भी जुड़ा होगा। तो यहाँ पे हमने एक फॉस्फोरिक ग्रुप अरेंज कर दिया है। तो ये एक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड ऐसा दिखाई देता है, जिसमें फॉस्फोरस होता है, उससे जुड़ा ग्लिसरॉल हेड होता है और 2 फैटी एसिड की टेल होती हैं।
इस पूरे कंपाउंड को, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड टेल को मिला के हम लिपिड बोलते हैं, और लिपिड के साथ जब फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ जाता है तो हम उसको फॉस्फोलिपिड कहने लगते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, कितने तरह के प्रोटीन जो हैं वो मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो सबसे पहले अगर हम जिस प्रोटीन की बात करेंगे तो नॉर्मली 2 टाइप के प्रोटीन्स मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। पहला होता है आउटर, मतलब जो बाइलेयर होगी फॉस्फोलिपिड के उसके बाहर की तरफ, और दूसरे होंगे इनर या इंट्रेंसिक, जो फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर में धंसे हुए होंगे। तो ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर मौजूद, दोनों तरफ मौजूद होते हैं, और ये वो जो होते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बीच में मौजूद होते हैं। इनको निकालना आसान होता है लेकिन इनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। हम बात करें अब फंक्शंस। अगर हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के, तो जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहला परमीबिलिटी, सेलुलर परमीबिलिटी, मतलब कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देना और बाहर जाने देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि अगर सब्सटेंस सेल के अंदर नहीं आएंगे तो कोई भी नई चीज़ सिंथेसाइज नहीं होगी, और सेल के अंदर का वेस्ट बाहर नहीं जाएगा तो सेल डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, सिक्रीशन ऑफ सिक्रीटरी वेसाइकल फाउंड बाय गोल्जी बॉडीज़, मतलब सेल अपने सराउंडिंग को मेंटेन करने के लिए गोल्जी बॉडी द्वारा बनाए गए कुछ सिक्रीटरी वेसाइकल्स को बाहर रिलीज कर देता है। तो दूसरा फंक्शन उसका सिक्रीशन हो जाता है। तीसरा, एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल मौजूद होता है सेल के अंदर उसको वो एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से एक्सक्रीट कर देता है, मतलब सेल से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट चीज़ है इलास्टिसिटी। हमने बात की थी डायनेमिक नेचर होना चाहिए। अगर सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक नहीं होगी तो सेल की ग्रोथ भी नहीं होगी, तो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ भी नहीं होगी, तो सेल का साइज भी नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट थिंग इज कीमो रिसेप्शन। कुछ ऐसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ होते हैं जिनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत रिसेप्टिव होती है, वो पर्टिकुलर कुछ केमिकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, और कुछ मतलब अट्रैक्ट हो जाती है, और कुछ केमिकल्स की तरफ बहुत ज़्यादा रिपेल, कुछ केमिकल से कुछ बहुत ज़्यादा रिपेल कर जाती है। कीमो रिसेप्शन में होता है जो शुगर अमाइनो एसिड्स होते हैं उनकी तरफ कई सेल अट्रैक्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन की वजह से, और कई ऐसे केमिकल होते हैं जैसे फिनॉलिक और अल्कोहलिक ग्रुप होता है, उनकी वजह से वो दूर भागता है। मतलब सेल ऐसे सब्सटेंसेस से दूर भाग जाएगा क्योंकि उसके मेम्ब्रेन पे केमिकल रिसेप्टर मौजूद होंगे जो उन केमिकल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में हम वेरियस मॉडल गिवन फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन के बहुत सारे मॉडल जो दिए गए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल दिए गए थे, प्लाज्मा लेमा के जो मॉडल दिए गए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो मॉडल हमको पढ़ना है वो है मोनोलैमेलर और लिपॉइड और ओवर्टन मॉडल। मोनोलैमेलर का मतलब है कि मोनो मतलब वन, लैमेलर मतलब लेयर, जो एक ही लेयर का बना हुआ हो। लिपॉइड मतलब सिर्फ लिपिड का बना हुआ। ओवर्टन मॉडल साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। तो ये मॉडल 1895 में दिया गया था ओवर्टन के द्वारा। उन्होंने सिर्फ एक ही निष्कर्ष निकाला था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी हुई है, और जो लिपिड्स हैं वो सिर्फ एक लेयर में अरेंज होते हैं। ठीक है, उन्होंने भी वही चीज़ कही थी, जो लिपिड होते हैं वो 2 पार्ट के बने हुए हैं, एक हेड और टेल। हेड जो था ग्लिसरॉल का था, ग्लिसरॉल हाइड्रोफिलिक होती है, साथ में पोलर होती है। दूसरा पार्ट जो था उसका टेल जो बना हुआ था फैटी एसिड का। फैटी एसिड जो होते हैं वो फैट सॉल्यूबल होते हैं, वाटर सॉल्यूबल नहीं होते, तो वो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलर हो गए। तो उनका कहना ये था कि फैट्स के मॉलिक्यूल, लिपिड्स के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में अरेंज होकर एक लेयर बनाते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। लेकिन उनका ये पोस्टुलेट गलत निकला था, क्योंकि जो 3 बेसिक प्रॉपर्टी थी सेल मेम्ब्रेन की वो उनको नहीं बता पा रहा था। पहला, सिलेक्टिवली परमिबिलिटी। यहाँ पर अगर हम वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल को पास करने की कोशिश करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये फैटी एसिड जो टेल्स हैं वो कंटिन्यूस मूवमेंट में रहती हैं, और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल आएगा वो उसको रिपेल बैक कर देती। तो वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल तो यहाँ से मूव नहीं कर सकता था, लेकिन अगर फैट सॉल्यूबल पार्टिकल होता तो वो यहाँ से मूव कर सकता था, क्योंकि टेल हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक चीज़ें फैट सॉल्यूबल चीज़ों को अलाउ कर देती है अपने थ्रू से पैसेज के लिए। सेकेंड, इसमें ना तो कोई फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन का कोई रेशियो नहीं था, मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। तीसरी प्रॉपर्टी जो मेन थी वो ये थी फ्लेक्सिबिलिटी, डायनेमिक इन नेचर। तो यहाँ पे जब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई मूवमेंट ही नहीं होगा तो जगह खाली नहीं होगी, जगह खाली नहीं होगी तो दूसरे मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे, और मूव नहीं कर पाएंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होगी। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी उनको जस्टिफाई करने में कैपेबल नहीं था, तो इस मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया। सेकेंड जो मॉडल आया
सेकंड जो मॉडल आया वो है बायलैमिलर और गॉटर और ग्रिंडल मॉडल। बायलैमिलर का मतलब 2 लेयर्स, गॉटर और ग्रिंडल मॉडल क्योंकि इन दोनों ने इसको दिया था इस मॉडल को 1925 में, ठीक है ना। यहाँ मैंने दोनों जगह डिस्कवर्ड लिख दिया है लेकिन यहाँ पर गिवन बाय आएगा। तो गॉटर और ग्रिंडल ने इस मॉडल को दिया था। उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिर्फ लिपिड की बनी हुई है, लेकिन उन्होंने एक नई बात ऐड कर दी, जो लिपिड्स हैं वो 2 लेयर में अरेंज्ड हैं, 2 लेयर में अरेंज्ड हैं ऐसा। और उनका अरेंजमेंट ऐसा था, जो हेड्स थे वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में थे और जो टेल्स थी वो एक दूसरे को फेस कर रहे थे। ये बाय लेयर, एक लेयर ये हो गई लिपिड्स की और एक लेयर ये हो गई। ये मॉडल भी जो था वो कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था पहली प्रॉपर्टी, ना तो ये परमिबिलिटी शो कर रहा था। यहाँ से फैट सॉल्यूबल पार्टिकल तो जा सकता था लेकिन वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल एंटर नहीं करता, तो जैसे ही यहाँ तक पहुँचता ये जो टेल्स हैं ये कंटिन्यूस मूव करती हैं, वो उसको रिपेल बैक कर देती, तो वाटर सॉल्यूबल पार्टिकल यहाँ से मूव नहीं कर पाता, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का कोई रेशियो एक्सप्लेन नहीं किया था। और थर्ड डायनेमिसिटी, मतलब उनका डायनेमिक नेचर या फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो मूव नहीं कर पा रहा था, और मूव नहीं कर पाएगा तो दूसरे, अगर वो जगह नहीं छोड़ेगा अपनी तो दूसरे मॉलिक्यूल को मूव करने की जगह नहीं मिलेगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी शो ही नहीं होगी। तो ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थी उनको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। जो थर्ड मॉडल दिया गया वो है ट्राइलैमिलर, सैंडविच एंड डैनियली एंड डैवसन्स मॉडल। ट्राइलैमिलर मतलब 3 लेयर का बना हुआ, सैंडविच स्ट्रक्चर मतलब 2 लेयर के बीच में, 2 एक जैसी लेयर के बीच में एक डिफरेंट लेयर का होना, मतलब सैंडविच जैसा स्ट्रक्चर पॉसिबल होना। और नेक्स्ट डैनियली एंड डैवसन मॉडल, क्योंकि इन दोनों ने दिया था, ये मॉडल दिया था 1935 में डैनियली और डैवसन द्वारा। अब इन्हें निष्कर्ष क्या निकाला, इन्होंने भी वही चीज़ कही, इनने नई चीज़ कही, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी है। पुराने जो दोनों मॉडल थे उन्होंने कहा था सिर्फ लिपिड की बनी हुई है, लेकिन इन्होंने नई चीज़ क्या निकाली कि वो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, मतलब प्रोटीन और लिपिड्स के साथ फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। दूसरा उन्होंने ये कहा जो प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद वो अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। ग्लोब्यूलर मतलब जो स्पेरिकल शेप के गोल गोल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी तरह। फिर उन्होंने ये चीज़ जस्टिफाई की कि जो फॉस्फोलिपिड है उनका एम्फीपैथिक नेचर है। एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफिलिक भी हैं वो, हाइड्रोफोबिक भी हैं। हाइड्रोफिलिक क्यों है? क्योंकि जो लिपिड का हेड होता है वो ग्लिसरॉल का बना है और ग्लिसरॉल हाइड्रोफिलिक होता है। और हाइड्रोफोबिक क्यों है? क्योंकि वो फैटी एसिड की बनी हुई है, मतलब वो दोनों नेचर शो कर रहा है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। तो उनका कहने के मत का आप देख, जो फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल था वो ऐसा दिखाई देता है, ये ऊपर फॉस्फोरस है, उससे जुड़ा ये ग्लिसरॉल हेड है और ग्लिसरॉल हेड से जुड़ी 2 फैटी एसिड की टेल है। तो हेड जो था वो हाइड्रोफिलिक और पोलार था और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक और नॉन पोलार है। साथ ही साथ इनका 4th जो पॉइंट था जिन्होंने इन्होंने प्रोटीन का अरेंजमेंट बताया, उन्होंने ये कहा जो अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो इन फॉस्फोलिपिड बाय लेयर, मतलब 2 लेयर होंगी, एक लेयर इस तरफ एक तरफ लेयर नीचे की तरफ, और उन दोनों लेयर के दोनों तरफ जो होंगे प्रोटीन के अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने कही, उन्होंने ये कहा, देखते हैं, ये देखिए अरेंजमेंट ऑफ लिपिड कैसे अरेंज है। तो उन्होंने ये बोला वही चीज़ जो पिछले मॉडल में कही गई थी, उन्होंने ये बोला कि जो लिपिड्स हैं वो बायलेयर में अरेंज हैं और ऐसे अरेंज हैं कि उनके हेड एक दूसरे को अपोजिट फेस में हैं और जो टेल्स हैं वो एक दूसरे को फेस कर रही हैं। अगर हम ध्यान से इसको देखें तो ये जो रेड कलर से मैंने ड्रॉ करे हैं ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, अल्फा ग्लोब्यूलर प्रोटीन, क्योंकि ग्लोब शेप के हैं, ठीक है। साथ में ये जो दिखाई दे रहा है ये एक मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोरिक ग्रुप, ग्लिसरॉल हेड और फैटी एसिड टेल, तो ये पूरा एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये एक फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई, एक ये फॉस्फोलिपिड की लेयर हो गई, और इन लेयर के दोनों तरफ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अरेंज्ड हैं, ठीक है। तो अब पहली प्रॉपर्टी जो थी वो ये थी कि अगर हम ध्यान से देखें कोई फैट सॉल्यूबल कंटेंट यहाँ से पास होना चाहे तो वो यहाँ से पास होकर जा सकता है, क्योंकि फैटी एसिड टेल जो है वो उसको रोकेगी नहीं। लेकिन अगर वहीं पर कोई वाटर सॉल्यूबल कंटेंट पास होना चाहे तो वो जैसे ही फैटी एसिड टेल तक पहुँचेगा वो उसको रिपेल कर देगी और वो बाहर निकल जाएगा वापस। तो पहली प्रॉपर्टी को तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया है मॉडल। दूसरी प्रॉपर्टी को इसने ज़रूर एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और प्रोटीन का कुछ तो रेशियो है, क्या रेशियो था ये भी नहीं बताया लेकिन कुछ तो रेशियो था। तीसरा,
प्रॉपर्टी जो है फ्लेक्सिबिलिटी या डायनेमिसिटी नेचर में, तो वो भी शो नहीं कर रहा था क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी तरीके का मूवमेंट नहीं हो रहा। मूवमेंट नहीं होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं होगी। फिर जो फोर्थ मॉडल दिया गया उसका नाम दिया इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन या रॉबर्टसन मॉडल, जो 1959 में आया था, जो मॉडल रॉबर्टसन ने दिया। अब इनके पोस्टुलेट क्या क्या थे, इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले। पहला तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, वही जो पुराने मॉडल में कहा गया था, और साथ में प्रोटीन की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। जो पुराने मॉडल में था वही पॉइंट यहाँ पे फिर से दोहराया गया। जो फॉस्फोलिपिड है वो एम्फीपैथिक नेचर में, एम्फीपैथिक का मतलब हाइड्रोफिलिक भी हैं और हाइड्रोफोबिक भी हैं, क्योंकि जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसमें ग्लिसरॉल हेड है हाइड्रोफिलिक और फैटी एसिड टेल जो है हाइड्रोफोबिक। तीसरी चीज़ इन्होंने सेम वही अरेंजमेंट बोला प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का, कि प्रोटीन जो है वो आइदर साइड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के मौजूद थे, और फॉस्फोलिपिड ऐसे अरेंज है कि हेड्स अपोजिट डायरेक्शन में हैं एक दूसरे के और टेल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तीसरी चीज़, फोर्थ पॉइंट जो इन्होंने नई चीज़ ऐड करी वो ये थी, जो प्रोटीन है वो बीटा फाइब्रस है। फाइब्रस प्रोटीन मतलब जो रेशे के फॉर्म में होता है, धागेदार प्रोटीन्स जो होते हैं। और उनने जो पुराने मॉडल थे उनने कहा था इसमें अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन मौजूद होता है। इन्होंने एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, जो थिकनेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वो 75 to 100 एंगस्ट्रम है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब हम इनके अकॉर्डिंग अगर मॉडल को देखें तो ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल, ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की एक लेयर, और ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल की एक लेयर, तो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गई। इनके आइदर साइड ये रहा बीटा फाइब्रस प्रोटीन इस तरफ, और ये रहा बीटा फाइब्रस प्रोटीन इस तरफ। सेम वही कंडीशन आई कि जैसे ही वाटर फैट सॉल्यूबल कंटेंट जो था उसने मूव करने की कोशिश की तो वो पार चला गया, लेकिन जैसे ही वाटर सॉल्यूबल कंटेंट यहाँ आया उसने मूव करने की कोशिश की तो फैटी एसिड टेल ने हाइड्रोफोबिक होने के कारण नेचर में उसको रिपेल कर दिया, तो वो पास नहीं हो पाया। दूसरा, यहाँ पे कोई रेशियो जस्टिफाई नहीं हो रहा था क्योंकि बीटा फाइब्रस प्रोटीन नंबर में नहीं होते, थिकनेस में होते हैं और थिननेस में होते हैं, ये एक्सटेंडेड प्रोटीन्स होते हैं। क्योंकि तीसरी, डायनेमिसिटी ऑफ नेचर, ना तो फ्लेक्सिबिलिटी बता पा रहा था ना डायनेमिसिटी बता पा रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना तो फॉस्फोलिपिड ना तो प्रोटीन किसी के भी मूवमेंट को बता नहीं रहा था। ये पहला मॉडल था जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर देखा गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये पहला मॉडल था जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा गया था, क्योंकि ये पूछा जाता है। ये मॉडल बिल्कुल सेम था पुराने मॉडल की तरह जो हमारा सैंडविच मॉडल था, बस डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जो प्रोटीन की बात करी गई थी वो बीटा फाइब्रस था, और उस मॉडल में जिस प्रोटीन की बात करी गई थी दैट इज अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मॉडल लास्ट में आया वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसको सिंगर एंड निकोलसन ने दिया 1972 में। मैं अभी भी फैसिनेटेड होता हूँ कि साइंटिस्ट का नाम कितना अमेजिंग है, सिंगर। अब इनके पॉस्टुलेट अगर हम ध्यान से देखें तो इनके पॉस्टुलेट्स इस तरीके से थे कि इन्हें निष्कर्ष क्या क्या निकाला, वही जो पहले वाले में थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, लेकिन इन्होंने फिर वो पॉइंट इंक्लूड कर दिया जो सैंडविच मॉडल में था, जो प्रोटीन है वो अल्फा ग्लोबुलर है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, मतलब स्पेरिकल फॉर्म के प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, लेकिन इनने सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेंशन कर दी कि ये जो अल्फा ग्लोबुलर प्रोटीन है ये दो तरीके के हैं। एक तो वो जो फॉस्फोलिपिड के दोनों तरफ मौजूद हैं, बाहर की तरफ, तो उनको उन्होंने एक्सटेंसिव प्रोटीन दे दिया, और एक जो एम्बेडेड है मतलब धंसा हुआ है दोनों लेयर्स के बीच में, तो उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन दे दिया। इन दोनों को नाम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक उस बेसिस पे दिया है कि निकाला कैसे जा सकता है। इसको आसानी से निकाला जा सकता है तो एक्सट्रिंसिक, ये धंसा हुआ है तो इसको निकालने में मुश्किल होगी तो इंट्रिंसिक। नेक्स्ट एक इन्होंने वही बोला, फॉस्फोलिपिड एम्फीपैथिक होते हैं नेचर में, मतलब ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों नेचर को शो करेंगे। फोर्थ पॉस्टुलेट जो ये लेकर आए वो ये था, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, दो तरीके के मूवमेंट शो करते हैं। पहला तो जो था ट्रांजिशन मूवमेंट, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ट्रांजिशन मूवमेंट का मतलब होता है एक ही लेयर में, जैसे ये मॉलिक्यूल हमको दिखाई दे रहे हैं, ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है,
ये अपनी इसी लेयर में अपनी इस पोजीशन से इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, तो इस मूवमेंट को उन्होंने ट्रांजिशन बताया। और दूसरा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट होता है। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है, जैसे एक लेयर का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जाए और दूसरी लेयर का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल उसकी जगह पे आ जाए, तो इस मूवमेंट को उन्होंने फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहा। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी, अब देखिए इनके मॉडल का जस्टिफिकेशन बहुत अच्छा था। पहला पॉइंट, ये वाटर, देखिए फैट सॉल्यूबल जो मॉलिक्यूल था वो तो आसानी से यहाँ से मूव कर सकता है, आसानी से यहाँ से चला गया, पास आउट हो गया, ठीक है। लेकिन वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल नहीं जा सकता था। उन्होंने बोला ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन मौजूद होते हैं आइदर साइड ऑफ मेम्ब्रेन, वो चैनल की तरह काम करते हैं और इन चैनल से होकर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल से वाटर सॉल्युबल कंटेंट पास हो सकता है। तो इन्होंने फर्स्ट प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर दिया। साथ ही साथ इन्होंने ये कहा जो प्रोटीन्स अरेंज होते हैं और फॉस्फोलिपिड अरेंज होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। वो किसी मॉलिक्यूल को अपने साथ ले जाएंगे, इधर से इधर लेके जाएंगे, फिर रिलीज़ करेंगे, फिर अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएंगे। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने फैट सॉल्यूबल और वाटर सॉल्यूबल दोनों कंटेंट का मूवमेंट बताया। पहली प्रॉपर्टी जस्टिफाई हो गई। दूसरी, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के रेशियो भी है यहाँ पर। मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉस्फोलिपिड के बीच में एक इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा और 8 जो होंगे वो एक्सटेंसिक प्रोटीन होंगे। तो उन्होंने रेशियो को भी जस्टिफाई कर दिया। और थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है, देखिए जैसे यहाँ का फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हटा तो जगह खाली हुई, तो ये मूव कर सकता है इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे मूव करेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, मतलब जगह बढ़ जाएगी, पोर साइज इंक्रीज हो जाएगा, तो कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ से एंटर कर सकता है। मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तीनों प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करने में कैपेबल था और इसने जस्टिफाई किया भी। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसको माना गया है, ठीक है। इस मॉडल के और भी दो नाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट और पूछे जाते हैं, दैट इज प्रोटीन आइसबर्ग इन सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। जैसे मान लीजिए फॉस्फोलिपिड एक समुद्र है, तो उसमें प्रोटीन जो है आइसबर्ग की तरह, बड़ी बड़ी आइस की चट्टानों की तरह उस पर तैर रहा है। मतलब प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड का समुद्र और उसमें ये प्रोटीन्स तैर रहे हैं। या दूसरा क्वासी फ्लूइड का मतलब होता है सेमी फ्लूइड। यहाँ पर फैटी एसिड जो था वो फ्लूइड नेचर प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ जो प्रोटीन मौजूद थे और ग्लिसरॉल मौजूद जो थे वो सॉलिड नेचर प्रोवाइड कर रहे थे। मतलब फ्लूइड और सॉलिड, मतलब सेमी सॉलिड नेचर शो कर रहा था। थैंक यू। This is the final video from the cytology part because this is the last topic which mainly comes in the exam. The last topic that we are going to discuss is cell wall. Cell walls was discovered by Robert Hooke in cork cell. ठीक, सबसे पहले सेल वॉल की जो डिस्कवरी की थी वो रॉबर्ट हुक ने करी थी। और अब हम नेक्स्ट चीज़ जो सेल वॉल के बारे में पढ़े जाए तो सेल वॉल कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो हम जो मेनली एग्जांपल्स देखेंगे, सेल वॉल प्लांट सेल में भी होती है, एल्गी में भी मौजूद होती है, बैक्टीरिया में भी होती है, फंजाई में भी होती है, कुछ प्रोटिस्टेंस में होती है और प्रोकैरियोट्स में होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। दैट्स अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल मौजूद नहीं होती। देन द आंसर गोज माइकोप्लाज्मा। हमें इसके नेचर के बारे में पढ़ना है कि इसका नेचर क्या क्या है। पहला तो ये बहुत थिक होती है, रिजिड मतलब हार्ड। जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ये बहुत रिजिड होती है। वो बहुत थिन होती है, ये थिक होती है, लेकिन सिलेक्टिवली परमीएबल दोनों ही होते हैं। अगर हम बात करें हम इसके केमिकल कंपोजिशन की कि सेल वॉल किस किस से मिलकर बनी है, तो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बनी हुई होती है। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोकैरियोट्स में, सभी प्रोकैरियोट्स में एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, तो जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई होती है। अगर हम बात करें फंजाई में, तो फंजाई में जो सेल वॉल बनी हुई होती है वो काइटिन की होती है, या इसको फंगल सेल्यूलोस भी बोला जाता है। नेक्स्ट थिंग, एल्गी में और प्लांट में जो सेल वॉल बनी होती है वो मोर देन वन टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बनी हुई होती है, जैसे कि सेल्यूलोस, हेमी सेल्यूलोस, पेक्टिन, लिपिड एंड प्रोटीन। अगर हम बात करें कि स्ट्रक्चर क्या होता है सेल वॉल का, सेल वॉल के स्ट्रक्चर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं 4 ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो सेल वॉल को बनाते हैं। तो उनमें सबसे पहली जो लेयर होती है या जो पहला स्ट्रक्चर मौजूद होता है वो है मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला एक ऐसा सीमेंटिंग मटेरियल होता है
जो दो अलग अलग सेल को जोड़ कर रखता है। ये दो सेल्स के बीच में मौजूद होता है। और ये सबसे पहली लेयर होती है जो सेल डिवीजन के बाद बनती है। ये सबसे पहली लेयर होती है जो सेल डिवीजन के बाद बनती है। साथ ही साथ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है। ऑब्जेक्टिव कि मिडिल लैमेला किसकी बनी हुई होती है, देन द आंसर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। इट एक्ट्स एज सीमेंटिंग लेयर और इंटरसेल्युलर सब्सटेंस। सीमेंटिंग लेयर का मतलब होता है बांधने वाली, ये दो सेल को आपस में जोड़ के रखती है। और इंटरसेल्युलर सब्सटेंस मतलब इंटर का मतलब होता है बिटवीन, सेल्युलर मतलब सेल, दो सेल के बीच का सब्सटेंस बन के काम करती है। ये किसी पर्टिकुलर सेल की नहीं होती है, ये दो सेल को जोड़ने का काम करती है। सेकेंड स्ट्रक्चर जिसकी हम बात करेंगे वो है प्राइमरी सेल वॉल। मिडिल लैमेला के जस्ट बाद दोनों तरफ जो लेयर मौजूद होती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो काय की बनी होती है, सेल्यूलोस, हेमीसेल्यूलोस और पैक्टिन। यहाँ पर भी हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राइमरी सेल वॉल में हेमीसेल्यूलोस होता है, उससे कम सेल्यूलोस और उससे कम पैक्टिन। ये चीज़ याद रखनी होगी, क्योंकि अगर हम सेकेंडरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा सेल्यूलोस, फिर हेमीसेल्यूलोस, फिर पैक्टिन होता है, क्योंकि पूछा जाता है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है सभी सेल में मौजूद होती है, लेकिन प्राइमरी सेल वॉल मेरिस्टेमेटिक सेल्स में मौजूद होती है। इसके अलावा सेकेंडरी सेल वॉल और टर्शरी सेल वॉल जो होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब कोई भी सेल हो, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक हो चाहे परमानेंट हो, उसमें सेल वो प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होगी ही। इसके बाद ये जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ और सिर्फ लेंथ में ग्रो करती है, और ये सिर्फ लेंथ में ग्रो करती है। इस फिनोमिना को बोला जाता है इंटूससेप्शन। इंटूससेप्शन, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इंटूससेप्शन, मतलब सिर्फ लेंथ में ग्रो करेगी। इसके बाद ये सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, इससे पतली लेयर कोई भी नहीं होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है, जो थर्ड नंबर की लेयर आती है, वो सेकेंडरी सेल वॉल होती है। मिडिल लैमेला के दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ, दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ जो लेयर मौजूद होती है दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। ये आइदर साइड ऑफ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोस होता है इसमें, उससे कम हेमीसेल्यूलोस और उससे कम पैक्टिन। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये गर्थ में या विड्थ में ग्रोथ करती है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं एपोजिशन और एसर्शन। साथ ही साथ अगर हम प्राइमरी सेल वॉल की बात करें वो सिर्फ लेंथ में ग्रोथ करती थी, लेकिन ये विड्थ में ग्रोथ करने, सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो विड्थ में ग्रोथ करने के साथ साथ लेंथ में भी ग्रोथ करती है कुछ मात्रा तक। इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो खुद 3 सब लेयर्स में डिवाइडेड होती है, जो होती है S1, S2 और S3। अगर ये S1, S2 और S3 ये होता है कि सेल्यूलोज के जो फाइबर होते हैं, सेल्यूलोजिक फाइबर, उनका ओरिएंटेशन कैसा है। अगर एक लेयर में इस तरीके से अरेंज है तो दूसरे में ऐसे अरेंज हो जाएंगे। ये S1 लेयर हो गई, ये S2, और ये हो जाएगी हमारी S3 लेयर, ये S2 और ये S3 लेयर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये मिडिल लैमेला है हमारा, तो ये हो जाएगी प्राइमरी सेल वॉल इसके इस तरफ और इस तरफ। इसके बाद आएगी सेकेंडरी सेल वॉल जो 3 लेयर्स में डिवाइडेड होगी, और इसके बाद आती है आखिरी जो लेयर की हम बात करेंगे वो होती है टर्शरी सेल वॉल। टर्शरी सेल वॉल कुछ नहीं होती, ये S3 से अंदर की तरफ मौजूद होती है, और ये प्योरली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है जिसको जाइलॉन बोला जाता है। ये भी ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फंक्शंस की। अगर हम फंक्शन ध्यान से देखें तो अब इसका काम क्या है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है, मतलब ठोस स्ट्रक्चर है, तो ये सेल को शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके बाद ये एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। क्या होता है, जो सेल वॉल है वो बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर से चीज़ों का जाना मुश्किल होता है, तो सेल्स के बीच की जो जगह होती है, जैसे ये एक सेल हो गया प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल हो गया, इनके बीच की जगह से कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर पा रही है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं वो उसको अपने अंदर से अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइप का मूवमेंट जो सेल के बीच में होता है इसको एपोप्लास्ट मूवमेंट बोलते हैं। तीसरा, ये प्लांट को फ्रेमवर्क, हर सेल रिजिड होगा तो स्ट्रेट हो जाएगा, और स्ट्रेट होगा तो वो प्लांट को एक हाइट अटेन करने में हेल्प करेगा।
तीसरी, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, मतलब वो सब्सटेंसेस जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करते हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करेगी। एपोप्लास्ट पाथवे भी हो सकता है, ये और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डिफ्यूजन भी हो सकता है। तीसरी मतलब फोर्थ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या हम इसका फंक्शन बोलें वो ये है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो बहुत थिन होती है, इस वजह से उसमें एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं सबसे ज़्यादा। और लास्ट चीज़ ये है कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स में अलग अलग टाइप की कंडीशन से बचने के लिए सेकेंडरी सेल वॉल में कई सारे डिपोजिशन हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट अलग अलग कंडीशन को सर्वाइव कर सकता है। जैसे क्यूटिन, अगर क्यूटिन का ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगा तो प्लांट का ट्रांसपीरेशन कम हो जाएगा, वाटर लॉस कम होगा। सुबेरिन और लिग्निन का भी सेम फंक्शन होता है। सुबेरिन जो होता है वो गैस के लिए इम्परवियस होता है, गैस और वाटर के लिए इम्परवियस होता है। तो जो न्यूमैटोफोर्स होते हैं उनकी रूट्स सुबेराइज्ड हो जाती हैं, उनकी सेल वॉल जो होती है वो सुबेराइज्ड हो जाती है ताकि उसके अंदर पानी भी ना जा सके और कोई गैसेस एक्सचेंज भी ना हो सके। तीसरी चीज़ लिग्निन होती है, लिग्निन सेल को हार्डनेस प्रोवाइड करती है। तो अगर हम ध्यान से स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये डायग्राम है सेल वॉल का, ये एक सेल है। देखिए इन दोनों सेल के बीच में जो ये पर्पल कलर से लेयर दिखाई दे रही है जो दोनों सेल्स को जोड़ने का काम कर रही है, दैट इज़ मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला के आइदर साइड में ये ब्लैक पेन से ड्रॉन और ये ब्लैक पेन से ड्रॉन जो लेयर दिखाई दे रही है दैट इज़ प्राइमरी सेल वॉल। इसके बाद ये जो पिंक कलर की हमें प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ लेयर दिखाई दे रही है दैट इज़ सेकेंडरी सेल वॉल। और एक ग्रीन कलर सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर दोनों तरफ कौन सी लेयर दिखाई दे रही है, टर्शियरी सेल वॉल। और उसके बाद ये जो हमने सेल बनाया है ये इट इज़ डेमोन्स्ट्रेटिंग इट सेल मेम्ब्रेन। सबसे मिडिल लैमेला जो होती है वो सीमेंटिंग लेयर होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो सबसे पतली लेयर होती है और ये मिडिल लैमेला के दोनों तरफ मौजूद होती है। ये बनी हुई होती है हेमी सेल्यूलोज सबसे ज़्यादा, फिर सेल्यूलोज, फिर पैक्टिन। सेकेंडरी सेल वॉल सबसे मोटी लेयर होती है, ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ मौजूद होती है। साथ में ये बनी होती है सबसे ज़्यादा सेल्यूलोस, उससे कम हेमी सेल्यूलोस और पैक्टिन। फिर बात करते हैं हम टर्शियरी सेल वॉल, तो ये सबसे अंदर की तरफ की लेयर होती है और ये बनी हुई होती है प्योर सेल्यूलोस की, जिसको हम बोलते हैं जाइलॉन। और लास्ट में आती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। थैंक यू।